हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर को आज हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन वीकली रिवीजन होता है आपका। तो इस वीडियो में 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक का जो भी करंट अफेयर बनता है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। आप लोग कैलकुलेट करते चलिएगा कि कितना आपका सही होता है। आप इसका अच्छे तरीके से परख कर पाएंगे कि किस प्रकार से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। हफ्ते भर आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी। और इसकी क्विज और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी एमजेटी ऐप पर, तो एमजेटी ऐप से आप वो भी जरूर प्राप्त करिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान रहे, स्कोर आपको काउंट करते चलना है और एंड में आपको जरूर कमेंट करके बताना है। देखिए, पिछली बार जब पहली बार हुआ था तो बहुत कम लोगों ने किया था, दूसरी बार में और उससे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग देखें सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन, किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई? तो अगर आपको याद हो तो अभी 3 ऐसे पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं तेलंगाना में। ठीक है ना, तेलंगाना में। तो सी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल सही लगाया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, 3 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर्ड इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में ये खोजा गया है मुलुगु जिले के एस तडवई मंडल में। ठीक है ना। पहली साइट जो है इसको देवरलबंद मुला के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल जानवरों का चित्रण है, मतलब कि जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं वो मिला हुआ है। ठीक है। अगला, अप्रैल 2024 में किसे एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। दीपक कोठारी, या फिर अनुराग अग्रवाल, या फिर संजय सेन, या फिर नलिन प्रभात। तो दोस्तों, जो लोग डी ऑप्शन लगाए हैं उनका करेक्ट आंसर है। देखिए, मैं आपको 3 से 5 सेकंड का मौका भी दूंगा, टाइम भी दूंगा, इसमें आपको आंसर करना है और आंसर सभी को करना है। ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर करिएगा, चाहे अपने मन में ही करिए लेकिन आंसर जरूर करिए। एनएसजी का प्रमुख नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। ये आईपीएस हैं, आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के। अभी के टाइम पर ये सीआरपीएफ में भी अतिरिक्त महानिदेशक का काम देख रहे हैं और इनको एनएसजी का भी प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है 31 अगस्त 2028 तक। ठीक है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की? तो ये इस हफ्ते की सबसे टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज रही। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्टेशन किया और भारत ने ये एक्सपोर्टेशन किया है फिलीपींस को। फिलीपींस को भारत ने ये मिसाइल एक्सपोर्ट किया है और इस मिसाइल को देखिए 375 मिलियन के डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर किया गया है डिलीवर। 2022 में ये हुआ था डील अपनी फिलीपींस के साथ और उस डील के तहत ये पहली डिलीवरी थी। अभी पूरी डिलीवरी नहीं हुई है लेकिन धीरे धीरे करके डिलीवरी होनी शुरू हो गई है। तो C-17 ग्लोब मास्टर के द्वारा फर्स्ट बैच इसका डिलीवर कर दिया गया है। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी, तो आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से ज्यादा डिटेल के साथ रिलेशंस भी समझ में आएंगे कि क्यों ये डिलीवर की गई है। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल की अगर यहाँ पर बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त एक उपक्रम है। इसमें भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी, दोनों नदियों के नाम से इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा हुआ है और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब इसकी स्पीड जो है वो 1 मैक से 5 मैक के बीच में है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो लगभग 3 मैक के आसपास में इसकी स्पीड बताई जाती है और ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है। फिलीपींस की बात करें तो मनीला में इसका राजधानी है और मनीला में ही आपको पता है कि एडीबी का भी हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। फिलिपीनी पेसो इसका मुद्रा है, करेंसी है। राष्ट्रपति हैं बोंगबेंग मार्कोस और आप देखोगे मैप पे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फिलीपींस। ठीक है ना, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में। अगला, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना? तो जल्दी से बताइए, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन है? आर्टेमिस अकॉर्ड, आपको याद होगा नासा के द्वारा ये शुरू किया गया था आर्टेमिस अकॉर्ड और इसमें इंडिया भी शामिल हो चुका है अब। लेकिन अभी 38वां देश शामिल होने वाला कौन बन गया है? वो है स्वीडन। ठीक है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड देखिए, इसमें बहुत सारे देश शामिल हो चुके हैं। अब टोटल मिलाकर के अब 38 हो चुके हैं। इसके तहत क्या होगा कि अंतरिक्ष में एक संगठन बनाया जा रहा है कि स्पेस में अगर कोई भी आगे बड़ी कोई आपदा आती है तो सब लोग मिल करके कैसे उससे निपट सकें। तो नासा और अमेरिका के विदेश विभाग का एक संयुक्त ये शुरुआत था, उपक्रम था और धीरे धीरे से बहुत सारे देश जुड़ रहे हैं। 22 जून 2023 को भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि भारत भी इसमें जुड़ चुका है। अगला, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताओ, बहुत इजी है, वर्ल्ड अर्थ डे। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस, ठीक है ना। तो प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक ये इस बार की थीम है, ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। अच्छा, इसी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहते हैं, तो नाम अगर बदल करके आए तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला, हाल ही में किस देश ने ह्वासल 1 नाम की सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ह्वासल 1 मिसाइल, जल्दी से बताइए किसने किया है? सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल है ये, सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल। इसका परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने किया है ह्वासल 1। तो अभी दो मिसाइल में, एक्चुअली में दो मिसाइलों का इन्होंने परीक्षण किया है, एक है प्योलजी 1 मिसाइल और एक है ह्वासल 1 रॉ 3 मिसाइल। तो दोनों का इसने परीक्षण किया हुआ है। हालांकि इस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये परीक्षण लगातार करता रहता है। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया? पूर्वी लहर, पूर्वी लहर या कहें कि ईस्टर्न वेव, ये अभ्यास जो है अभी हाल ही में कहां पर हुआ है? तो ईस्टर्न है, पूर्वी है, तो ये पूर्वी समुद्र तट पर होगा। तो अभी भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज या कहें पूर्वी लहर अभ्यास का अभ्यास किया है, एक्सरसाइज किया है, नेवल एक्सरसाइज है ये, 20 अप्रैल को आयोजित हुई। भारतीय नौसेना के देखिए नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं इस बार, इसी महीने में 30 अप्रैल को दोस्तों अपना ये पद ग्रहण करेंगे। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये बन जाएंगे भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष, अभी ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? तो ओपन एआई के द्वारा भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है इनमें से बताइए जल्दी से। ओपन एआई आप जानते हो ये वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया हुआ है, चैट जीपीटी, ठीक है। और इसके सीईओ की बात करें तो वो हैं सैम अल्टमैन, सैम अल्टमैन। जब तक आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारियां देता हूं तब तक आप इसका आंसर जरूर कीजिए। तो किसे बनाया गया है भारत में अपना पहला कर्मचारी ओपन एआई के द्वारा? प्रज्ञा मिश्रा को, ये है प्रज्ञा मिश्रा, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो ये इससे पहले ट्रू कॉलर में थी और अब यहाँ ओपन एआई में है और भारत में सरकारी संबंधों की प्रमुख है, उसको देखेंगे। अगला, हाल ही में कौन से खिलाड़ी कॉर्डिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने? कॉर्डिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट ये जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं भारतीय? एक्चुअली में ये पहले सबसे युवा भारतीय बने हैं, यहाँ पहले भारतीय करना सही नहीं होगा क्योंकि इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने जीता हुआ है। तो सबसे युवा कौन बने ये रहेगा सही क्वेश्चन, सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं डी गुकेश। डी गुकेश दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं और इनके नाम एक और ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का, ग्रैंड मास्टर है ये। तो जब ये ग्रैंड मास्टर बने थे तब बहुत कम उम्र थी, उस वजह से ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये रहे। अभी इनकी उम्र है 17 वर्ष और 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता हुआ है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गए हैं ये, ठीक है ना, कैंडिडेट शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय। आगे देखते हैं, अप्रैल 2024 में किसको एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है दोस्तों डॉक्टर पाउलूरी सुब्बा राव जी को। डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, डॉक्टर पाउलूरी सुब्बा राव ये एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार पाए हुए हैं। ये अनंत टेक्नोलॉजीज के सीईओ और चेयरमैन हैं। अच्छा, एक और चीज, ये इससे पहले साइंटिस्ट रह चुके हैं, इसरो के साइंटिस्ट थे, काफी फेमस साइंटिस्ट थे। 1992 में इन्होंने अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम से अपनी एक नई फर्म बनाई और उसके सीईओ और ये चेयरमैन है वर्तमान में। तो इनको साइंस में इनके योगदान के लिए एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। अगला, हाल ही में कहां पर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो इनमें से किस जगह पर पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है कहां पर, कहां पर, कहां पर, जल्दी कमेंट करो। कुवैत में। डी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया सही लगाया है। कुवैत में अभी भारतीय भाषा हिंदी का रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। वहां पर रेडियो पर 93.3 मेगाहर्ट्ज एफएम और एएम में 96.3 मेगाहर्ट्ज का हिंदी कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्लियर है?
क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो ऐसे में भारत और कुवैत के रिलेशन और मजबूत होंगे। भारत और कुवैत के रिलेशन की बात करें अगर, तो 2021-22 में हम लोगों ने अभी दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। ठीक है, कुवैत में भारतीय राजदूत कौन है? आदर्श स्वाइका। अगला, अप्रैल 2024 में सोमपेन जनजाति ने कहां पर पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की? तो सोमपेन जनजाति के द्वारा पहली बार वोटिंग में हिस्सा लिया गया है और ये जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सोमपेन जनजाति का एक व्यक्ति है और वोटिंग इन्होंने की हुई है। ठीक है, पहली बार इन जनजाति के लोग इसमें शामिल हुए हैं। 2011 में जब जनगणना की गई थी तब पाया गया था कि सोमपेन आबादी लगभग 229 व्यक्ति ही है, बहुत कम आबादी है इसकी। ठीक है, अंडमान और निकोबार में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल दोस्तों, ये आप जानते हो भारतीय खिलाड़ी हैं और अभी के टाइम पर ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से ये खेल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने 200 विकेट ले लिया है। 200 विकेट लेने के साथ ही इनके नाम एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट टेकर तो हैं ही ये, और आईपीएल में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जो ओवरऑल आईपीएल में 200 विकेट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर इनके बाद की बात करें तो भी ड्वेन ब्रावो, पीयूष चावला ये सब हैं लाइन में। हालांकि पीयूष चावला अभी खेल रहे हैं, ड्वेन ब्रावो तो इस संन्यास ले चुके हैं, तो पीयूष चावला और बढ़ सकते हैं। यजुवेंद्र चहल भी अभी और बढ़ सकते हैं, ये भी खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे KISS मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में KISS मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इमेज में, इनको सम्मानित किया गया है। ये KISS जो सम्मान है ये डॉक्टर अच्युत सामंत के द्वारा प्रदान किया गया है, जो इसके संस्थापक रहे हैं। KIIT और KISS इसके संस्थापक हैं डॉक्टर अच्युत सामंत। इन्होंने जाकर के ये पुरस्कार दिया है। 2021 में ही ये अनाउंस हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से ये पुरस्कार दे नहीं पाए थे, तो अभी जाकर के पुरस्कार दिए हैं। वैसे रतन टाटा जी की बात करें तो ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन अमरेटिस है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है सन 2000 में, पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2008 में, महाराष्ट्र भूषण मिल चुका है 2006 में, असम वैभव रत्न मिल चुका है 2021 में, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिल चुका है 2021 में। ऐसे बहुत सारे सम्मान इनको और भी मिले हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में टोटल 132 विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिए हैं, पद्म पुरस्कार दिए हुए हैं। ये बात ध्यान रखना। देखो टोटल पद्म पुरस्कार की बात की जा रही है 132 को, जिसमें 5 जो है पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री हैं। टोटल जो है वो 132 पद्म पुरस्कार है। लेकिन अब इसी में ऐड और कर लीजिए 5 भारत रत्न भी, तो हो जाएगा टोटल नागरिक सम्मानों की बात। ठीक है ना, नागरिक सम्मान में आप जानते हो 3 पद्म पुरस्कार और 1 भारत रत्न भी होता है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दे रही हैं पुरस्कार। ये एम वेंकैया नायडू जी हैं जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको दिया गया है पुरस्कार पद्म विभूषण का दिया गया है। यहाँ पर 5 पद्म विभूषण प्राप्त करता है, जिसमें श्रीमती विजयमाला बाली और इसके अलावा कनिदेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम है। ये 5 पद्म विभूषण है। 5 ऐसे भारत रत्न के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अप्रैल 2024 में किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम मनाया गया? तो त्रिशूर पूरम जो है कहां पर मनाया जाता है बताइएगा। अप्रैल में अभी ये किस राज्य में मनाया गया सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव कहा जाता है? तो ये कहां पर होता है? आप कहोगे केरल में। कहां पर? केरल में। तो मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है, ये महोत्सव मनाया जाता है और सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव कहा जाता है। ये 7 दिवसीय त्योहार होता है, मलयालम महीने में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो कोचीन के शासक रहे सातन थनपुरन, इन्होंने ये शुरू किया था 1796 में। अगला, हाल ही में भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किए गए? तो भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है किसने बनाया है, कौन बनाएगा?
बुलेट प्रूफ जैकेट की बात आ रही है तो ये डिफेंस की बात हो गई। और डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट कौन बनाता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO। तो DRDO ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया हुआ है भारतीय रक्षा बलों के लिए। तो चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में ये टेस्ट भी किया गया, इसका टेस्टिंग भी की गई, सफल परीक्षण हुआ। पाया गया कि ये स्नाइपर की गोलियों से भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसमें पॉलीमर बैंकिंग के साथ साथ मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट भी ऐड की गई है जिसके थ्रू ये बनाया गया है। अगला, अप्रैल 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने किसको भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो पापुआ न्यू गिनी के द्वारा भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं कौन? एडिसन नेपियो। एडिसन नेपियो, कर्नल एडिसन नेपियो, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इनको भारत में रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। ठीक है, तो पीएम मोदी जी अभी पापुआ न्यू गिनी गए भी थे अभी पिछले साल ही मई में 2023 में, और अब वहां से आए हुए हैं। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड ऑपरेशन, इसके तीसरे शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था और वहां पर इन्होंने सर्वोच्च सम्मान इनका भी प्राप्त किया था पीएम मोदी ने। अगला, हाल ही में IEEFA और एम्बर के द्वारा जारी इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में टॉप राज्य कौन सा है? तो भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है कौन? कर्नाटक और गुजरात। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट रहेगा। अभी IEEFA और एम्बर इसके द्वारा इंडियन स्टेट ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें देखिए डिकार्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, इन सब के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कर्नाटका टॉप पर, फिर गुजरात, हरियाणा ऐसे रहे। अगला, हाल ही में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? ये तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, इसको कई बार आपको बताया गया है। चलिए गेस कीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिन्होंने जीता है 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। इन्होंने ही ऑस्कर जीता हुआ है, इन्होंने ही बाफ्टा जीता हुआ है, इन्होंने ही गोल्डन ग्लोब जीता हुआ है। तो कौन है ये भाई साहब? ये हैं सिलियन मर्फी। ये ओपनहाइमर फिल्म के एक्टर हैं और इन्होंने ही इस बार का सारा अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, तो 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का भी अवार्ड मिला इनको। क्रिस्टोफर नॉलन की जो आई थी मूवी आई थी ओपनहाइमर, उसके ये हीरो हैं, एक्टर हैं। ठीक है ना, क्रिस्टोफर नॉलन ये डायरेक्टर हैं, याद रखना दोनों का नाम पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट, तो दोस्तों सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट बन करके आया है किसका? यूनाइटेड अरब अमीरात का। एक रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का है और दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट इंडिया का है। इंडिया सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। इसमें बताया गया है कि भारत की पासपोर्ट अगर 10 साल की वैलिडिटी के लिए बनाया जा रहा है तो 18.07 यूएस डॉलर ही लगेंगे। वहीं यूएई में 17.70 यूएस डॉलर में ही बन जाता है। मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट है और इसको बनाने में लगभग $218 लगते हैं। ऑस्ट्रेलियाई फर्म है कंपेयर द मार्केट AU, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। अच्छा, भारत पासपोर्ट रैंकिंग में 85वें स्थान पर है, ये बात ध्यान रखना। भारत के पास 62 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है। अगला, हाल ही में CSIR ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की और परिचालित की? तो CSIR के द्वारा अभी हाल ही में कहां पर सबसे बड़ी जलवायु घड़ी या कहें क्लाइमेट वॉच, क्लाइमेट क्लॉक, इसको स्थापित किया गया और परिचालित किया गया? तो CSIR अपने हेडक्वार्टर में यानी कि नई दिल्ली में इसको स्थापित किया है। ये अर्थ डे सेलिब्रेशन के अवसर पर स्थापित किया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा ये जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक रफी मार्ग नई दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर में इन्होंने स्थापित किया है। ठीक है जी। अगर CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, तो स्थापना इसकी हुई थी 1942 में, 1942 में। अध्यक्ष N कलाई सेल्वी हैं, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नाम की पुस्तक का विमोचन किया है? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, इस पुस्तक को अभी हाल ही में किसने लिखा है? इसको लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने।
मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ। ये गोवा के गवर्नर हैं, काफ़ी पुस्तकें लिख चुके हैं। तो इन्होंने अभी गोवा के बारे में एक और पुस्तक लिखी है, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। गोवा में पक्षी विविधता को ये दर्शाते हैं इसमें कि पक्षी जो है कैसे प्रवासी पक्षी यहाँ पर समय समय पर आते हैं प्रवास करके और फिर यहाँ से जाते भी हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक में वो बताया। इसके पहले इनकी पुस्तकें आई थी हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स, एंतेप्रिया कविता काल, और अभी एक आई थी बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ठीक है, अगला, हाल ही में भारत की शीर्ष टेबल टेनिस स्टार कौन बनी है? तो भारत में टॉप टेबल टेनिस स्टार कौन बन गए हैं, यानी इंडिया की टॉप रैंकिंग पर कौन आ गई हैं? तो वो आ गई हैं श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ने मनिका बत्रा को पीछे कर दिया है। किसको? मनिका बत्रा को पीछे कर दिया है। आपको इमेज में दिखेंगी, ये है मनिका बत्रा, ये सेकंड पर आ गई हैं, अब तक ये हाईएस्ट पर थी, और ये है श्रीजा अकुला, ये टॉप पर आ गई हैं। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए मात्र 0.1 सेकंड लगेगा, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ठीक है ना। मतलब आप समझो कि वीडियो को देखते हो, देख करके चले जाते हो, लगभग 40% लोग ऐसे हैं रोजाना वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे हुए हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम समय लगेगा। इसके अलावा अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो। चलिए, तो यहाँ पर 38वें स्थान पर विश्व रैंकिंग में है श्रीजा अकुला और पहले रैंकिंग पर आ गई हैं भारत में। अगला देखते हैं, ये टेबल टेनिस की बात हो रही है, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 शुरू हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप जो है ये शुरू हो गया है संघाई में, चाइना में। संघाई चाइना में इस बार का इंटरनेशनल आर्चरी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। इसमें भारतीय टीम भी गई है हिस्सा लेने, 16 सदस्यीय टीम गई हुई है और 16 सदस्यीय टीम में 8 मेल हैं और 8 फीमेल हैं, ठीक है ना। तो भारत ने 16 सदस्यीय टीम को भेजा हुआ है। 23 अप्रैल से 20 अक्टूबर तक चलेगा, कई चरणों में ये होगा बेसिकली, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, कब? 26 अप्रैल को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसका महत्व बताने के लिए, इसकी उपयोगिता को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इनोवेशंस और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये मनाया जाता है 2000 में, सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, थीम लंबी है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। अप्रैल 2024 में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये कहां पर उद्घाटन किया गया इसका? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है। बेसिकली सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा यानी SJVN के द्वारा यह स्थापित किया गया है और नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में ये स्थापित किया गया है। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन 1500 मेगावाट क्षमता का है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली जनरेट किया जाएगा। अभी के बाद टाइम पर बात करें तो वही पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसमें 14 किलोग्राम पर दिन ये प्रतिदिन उत्पादन कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। अगला, वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए इनमें से किसे लता दीनानाथ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप बताओगे रणदीप हुड्डा को। किसे? रणदीप हुड्डा को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से 3 बड़े व्यक्ति सम्मानित किए गए इस बार। तो जो मेन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो तो दिया गया अमिताभ बच्चन को। इसके अलावा इसी अवार्ड समारोह में मास्टर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है AR रहमान को, और इसी सम्मान में लता दीनानाथ मंगेशकर का एक विशेष पुरस्कार दिया गया है रणदीप हुड्डा को। तो यहाँ विशेष पुरस्कार की बात हो रही है, बाकी 2 पुरस्कार तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। रणदीप हुड्डा जो है ये विशेष सम्मान से सम्मानित किए गए। अभी दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह मुंबई में ये अवार्ड समारोह हुआ था, ठीक है। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी को तो इस बार वाला दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के लिए। अगर पूछा जाए 2022 वाला कौन पाया, 2023 वाला कौन पाया? 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और PM मोदी पहले प्राप्त करता रहे। 2023 में दूसरा बार दिया गया और लता मंगेशकर जी की छोटी बहन आशा भोसले को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया? रवांडा प्रवासी विधेयक,
तो इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ डेली करंट अफेयर में काफ़ी अच्छे तरीके से। ब्रिटेन ने अभी रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया है। रवांडा के जो शरणार्थी थे उनको वापस उनके देश भेजने के लिए ये बिल है, और ये ऋषि सुनक जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने वहाँ की संसद में लाया और पास भी हो गया है। काफ़ी दिनों से ये मोस्ट वेटेड बिल था कह सकते हैं, 2 सालों से इस पर चर्चा चल रही थी। तो फाइनली रवांडा प्रवासी विधेयक संसद में पारित किया गया और पास भी हो गया है। रवांडा एक मध्य अफ्रीकी देश है और राजधानी इसकी किगाली होती है। मुद्रा रवांडा फ्रैंक होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस कंपनी को वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का पुरस्कार दिया गया है? कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। किस कंपनी को इस साल का सबसे बेस्ट सार्वजनिक उपक्रम का पुरस्कार मिला हुआ है, बताइए। उसके बाद हम लोग रिवीजन पॉइंट पर चलेंगे। बहुत सारे रिवीजन पॉइंट भी आपका लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है ना, जो आपका पेज वाइज जो टेबल वाइज होता है उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसको सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उपक्रम का अवार्ड मिला हुआ है। AIMA दिल्ली के द्वारा इसे दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह पुरस्कार दिया है। HAL के दोस्तों अध्यक्ष हैं CB अनंत कृष्णन, इनका नाम आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग पहुंचेंगे रिवीजन पॉइंट पर। तो रिवीजन में सबसे पहले दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। 1 से 7 अप्रैल अंधता निवारण सप्ताह मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष का उड़ान दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग। 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस। 14 अप्रैल को ही विश्व अम्बेडकर दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट डे है, उसको आप जरूर याद रखेंगे। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, इसकी थीम याद रखना, थीम पूछी जाएगी इसकी। इसके अलावा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। लास्ट दिन में कुछ पुरस्कार सम्मान आए थे, उनको देखेंगे। जैसे रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। सिलियन मर्फी को आयरिश फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का मिला। रतन टाटा को KISS मानवतावादी पुरस्कार मिला। अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। और डॉक्टर पावालूरी सुब्बा राव ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार पाए। आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार पाए। डॉक्टर निकेश जैन माधानी ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड पाए। डॉक्टर कार्तिक कौमरी प्रसिद्धि पुरस्कार पाए। प्रोफेसर मीना चरांदा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार पाए। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन अवार्ड मिला है। इसके बाद प्रमुख नियुक्तियों देखेंगे हम लोग नियुक्तियों को। तो अपॉइंटमेंट्स में देखिए, गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त का स्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र का। प्रज्ञा मिश्रा को भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। IPS नलिन प्रभात ये NSG के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये बनने जा रहे हैं भारतीय नौसेना के नए प्रमुख। सौरभ गर्ग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव होंगे। संजय शुक्ला को नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अनुराग ठाकुर CBI में संयुक्त निदेशक होंगे और तरुण बजाज US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के प्रमुख होंगे। हरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच होंगे। क्लियर है ना? तो बस साथियों, ये थे इस वीक के रिवीजन क्वेश्चंस और रिवीजन पॉइंट्स। आई होप आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी और इस हफ्ते का आपने संपूर्ण तरीके से रिवीजन किया हुआ है। कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा जो लोग असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का ये प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा जो तैयार किया गया है ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इसकी PDF आपको मैं दे दूंगा और उस PDF से आप रिवीजन कर सकते हो दोबारा से। इसकी क्विज अगर चाहिए तो MJT ऐप पर आइए, क्विज आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट्स आपको दिए जाते रहते हैं, वन लाइनर वगैरह, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।